Hello and again welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे छोटा सा डिस्कशन करूंगा, छोटा सा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्फॉर्मेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की जो वीडियो है ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसपे अमूमन तौर पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। उन बच्चों को खास तौर पे जो फ्यूचर में पीएचडी करना चाह रहे हैं, वो भी फेलोशिप के साथ, यानी कि जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और उस जेआरएफ के बेसिस पे वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनका अक्सर ये सवाल होता है कि जो भी फेलोशिप मिलती है वो कब से मिलती है, कब तक मिलती है, क्या कोर्स वर्क के दौरान नहीं मिलती है, या क्या क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलने का, और ये फेलोशिप जो है कब तक मिलती है, किन किन कंडीशंस में मिलती है, कब जेआरएफ मिलती है, और क्या जेआरएफ के बाद भी कोई और फेलोशिप है या इससे ऊपर भी कोई फेलोशिप है जो पीएचडी वालों को मिलती है, और क्या रेगुलर पीएचडी के साथ जॉब की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, उस दौरान फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो अमूमन तौर पे जो पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं उनके रहते हैं। तो इन कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि हम सब जानते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। यूजीसी कराता है और सीएसआईआर भी कराता है, दोनों के थ्रू फेलोशिप मिलती है। तो जो यूजीसी जेआरएफ है, जिसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, जो कि नेट के पेपर में जो बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनकी अच्छी रैंक आती है, या जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि उसमें एक एज लिमिट होती है, उस एज लिमिट के अंदर आप यूजीसी जेआरएफ नेट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें अगर आपकी परसेंटेज इस रेंज में आती है कि आपको जेआरएफ दी जाए, यानी अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं और हाई रैंक लेके आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो उनको वो जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है, ये इसके हर साल कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ कोटा होता है कि कितने लोगों को जेआरएफ देनी है, 4000, 5000 या 10,000, जितने भी लोगों को ये फेलोशिप दी जाती है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो इसकी का फंड लिमिटेड होता है, इसकी सीटें लिमिट होती हैं, तो हर किसी को नहीं मिलती है, कॉम्पीट करना पड़ता है, बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको ये जेआरएफ मिलती है। ओके, अब बच्चे पूछते हैं कि क्या सर कोर्स वर्क के दौरान जेआरएफ मिलती है, या इस जेआरएफ को लेने के लिए कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, उसके बाद कहीं जाके जेआरएफ मिलती है, और किस डेट तक मिलती है, कब से कब तक मिलती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो बच्चों का एक कंफ्यूजन है कि कोर्स वर्क के दौरान जेआरएफ नहीं मिलती, ये एक गलत परसेप्शन है। जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं पीएचडी में, जो आप ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि जब आप जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो जेआरएफ का एक ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, जो आप उसके जेआरएफ के जो एनेक्स्चर्स हैं उसमें लगा होता है। तो जेआरएफ का जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, जब आप किसी भी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जिस डेट को एडमिशन लेंगे उस डेट से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाती है, और उसी डेट से आपको जेआरएफ मिलना काउंट होती है। वो पता लगेगा कि जेआरएफ 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए। शुरुआत में तो एक इकट्ठी आती है 3-4 महीने की, उसके बाद फिर वो मंथली आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होती है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आती थी, फिर वहां से वो आपको 2-2 महीने के अंतराल पे या 3-3 महीने के अंतराल पे आपको वो फेलोशिप देते थे। फिर उसमें क्या होता था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डिले होती थी, दिक्कत होती थी, यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं या जो कर्मचारी वर्ग हैं वो परेशान करते थे, फेलोशिप नहीं दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, या जो भी करप्शन का मामला सामने आया हो जो, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जो पहले सरकार थी वहीं से ये शुरू हो गया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एक पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम करके कुछ एक सिस्टम क्रिएट किया गया। उसमें यूनिवर्सिटीज को ये आदेश दिया गया कि वो अपने एक सॉफ्टवेयर ऐसा क्रिएट करें जिससे यूनिवर्सिटी जो है डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में पैसा भेज सके। और ये भी आदेश दिया गया कि जिनके यहाँ पीएफएमएस सिस्टम नहीं होगा, फिर उनको वहाँ के जो बच्चों को फिर फेलोशिप नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए फिर बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग्स हुई, यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स को बुलाया गया, उनकी ट्रेनिंग्स हुई, और फिर वहां पर सिस्टम डेवलप किए गए। तो आज ये नौबत है कि बच्चों को जो है बिना डिले हुए टाइमली जो है उनके अकाउंट में पैसे
ट्रांसफर हो जाते हैं, कहीं भी कोई बीच में यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूँ जो अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, IIT, IIMs हो गए, MU, जामिया, BHU, सब जगह पर डायरेक्टली अकाउंट में आती है, जो कि पहले यूनिवर्सिटी को आती थी, यूनिवर्सिटी के अकाउंट से फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई। तो पहली चीज़ ये है कि जब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग कोर्स वर्क मिलती है, कोर्स वर्क के बाद में मिलती है, और जब तक आपकी या तो PhD सबमिट ना हो जाए, थीसिस सबमिट ना हो जाए, और या आपके 5 साल ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अगर 5 साल पहले हो गए तो आपकी फेलोशिप मिलना आपको बंद हो जाएगी, या अगर आपने PhD सबमिट कर दी तब आपकी फेलोशिप मिलना बंद हो जाएगी। और उसमें भी लास्ट में 1 मंथ का एक क्लॉज होता है एक्सटेंशन का, जो एक ग्रेस पीरियड होता है। आप मतलब अगर 5 साल हो भी गए आपको, तो 5 साल होने के बाद वो एक ग्रेस पीरियड होता है, तो उसमें आप थीसिस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फेलोशिप है वो 5 साल के लिए मिलती है। उसमें 6 महीने का एक ग्रेस पीरियड होता है, जिसमें अगर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से या गाइड की तरफ से या जो भी प्रोसेस है उसमें ये हो रहा है कि आपको 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। रेगुलर PhD में वो 5 साल में ही आपको सबमिट करनी होती है। अब बात आती है कि क्या GRF के अलावा भी कोई फेलोशिप होती है। तो पहली बात बता दूं, जो PhD के शुरू के 2 साल होते हैं उसमें आपको मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर 2 साल के बाद फिर आपके काम को रिव्यू किया जाता है कि आपने काम क्या किया, कैसा किया, किस प्रोसेस में है, क्या आपकी GRF में कोई प्रमोशन की जरूरत है। तो एक फेलोशिप होती है, जिसे हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। GRF के बाद वो 2 साल बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाती है। बट उसके लिए आपको 2 साल के बाद आपका रिव्यू होता है, एक कमेटी बैठती है, उसमें बाहर से एक्सपर्ट बुलाया जाता है, एक इंटरनल एक्सपर्ट होता है, आपका गाइड होता है, तो वो सब आपके काम को रिव्यू करते हैं। उसमें एक प्रेजेंटेशन होती है, आप प्रेजेंट करते हैं, तो ये देखा जाता है कि आपने 2 साल में सक्सेसफुल काम किया है। नाउ आपकी जो ये फेलोशिप है ये SRF में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, तो जो JRF जो है वो SRF में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें करीब आपके 5-6 हज़ार रुपए आपके बढ़ जाते हैं JRF के मुकाबले। तो ये सब चीजें मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक JRF होल्डर रहा हूं और मैंने JRF के थ्रू ही PhD की। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मुझे फेलोशिप मिलना स्टार्ट हुई। जिस दिन मैंने सबमिट की, मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे 5 साल लगे मुझे कंप्लीट करने में, तो मुझे पूरे 5 साल की फेलोशिप मिली, जिसमें कि मुझे 2 साल JRF मिली और 3 साल मुझे SRF मिली। ओके, तो JRF में भी करीब वही आता था अमाउंट आपके। जो हमारे टाइम में फेलोशिप बड़ी नहीं थी, तो उस टाइम हमें मिलते थे 32,500 रुपए, जो कि SRF जब हमारी हो गई थी 2 साल बाद, तो हमारे हो गए थे वो 36,400 रुपए प्लस कंटिजेंसी में जो है एक साल में पैसा आता है 20-22 हज़ार रुपए, जो कि आपको सामान खरीदने के लिए, प्रिंटर वगैरह या जो भी PhD से रिलेटेड जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं, प्रिंटिंग वगैरह, कार्ट्रिज वगैरह, बुक्स वगैरह, जो भी चीजें हैं आप लेना चाहते हैं, तो उसमें वो एक एनुअल खर्चा आता है इस फेलोशिप के अलावा। मतलब अब तो ये अमाउंट बढ़ गया है, करीब 40,000 प्लस हो गया, 40-45 के आसपास हो गया है। तो मेरा कहने का मुराद ये है कि ज्वाइनिंग से मिलना स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग कोर्स वर्क में मिलती है, और ये 2 साल बाद SRF में कन्वर्ट हो जाती है और 5 साल तक मिलती है। राइट, अब बात करते हैं, बच्चे कहते हैं क्या सर रेगुलर PhD मतलब रेगुलर जॉब के साथ आप PhD कर सकते हैं, उसमें मिलेगी? तो देखिए, कहीं अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं तब आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप के दौरान ये क्लॉज है, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी PhD रेगुलर कर रहे हैं विद फेलोशिप कर रहे हैं, तब आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप PhD रेगुलर कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं से फेलोशिप नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ आपको कोर्स वर्क तक जाना होता है। कोर्स वर्क के बाद सिर्फ आपको जो है टाइम टू टाइम, वीकली या क्वार्टर या 15 दिन में अपने गाइड से मिलना है और अपना काम दिखाना है, और आपको रेगुलर PhD मिलेगी, और बहुत सी जगह हो रही है। बस उसमें ये है, अगर आप फेलोशिप अगर आप होल्डर हैं, JRF चाहते हो, तो उसमें फिर टकराव होता है कि आप जॉब के साथ साथ कैसे आपने फेलोशिप ली। तो उसमें आपको एक चीज सरेंडर करनी पड़ेगी, या तो अपनी जॉब आप सैलरी नहीं ले सकते, या आप अपनी उसमें फेलोशिप नहीं ले सकते। और JRF के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, JRF के साथ एक टीचिंग असिस्टेंटशिप का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि आपको अगर यूनिवर्सिटी JRF दे रही है तो वो आपको डिपार्टमेंटल टीचिंग एक्टिविटीज में लगा सकती है। वो सारा काम करवाएगी जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होगा। टीचिंग हो गया और असाइनमेंट हो गया, जो भी बच्चों के यूनिट टेस्ट वगैरह लेने हैं, ड्यूटीज वगैरह लगानी है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो 8 आवर्स अ वीक से ज्यादा आपको नहीं लगा सकते, जिससे कि आपका रिसर्च वर्क हैम्पर ना हो। टीचिंग असिस्टेंटशिप भी आपको उसमें दी जाती है, जिसमें 8 आवर्स अ वीक का क्लॉज होता है। हमारे टाइम में ये क्लॉज हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन 8 आवर्स अ वीक
का रहता है उसमें आप, क्योंकि हमने भी जेआरएफ के थ्रू पीएचडी की तो हमें भी टीचिंग दी जाती थी, हम पढ़ाते थे, सारा काम करते थे जो जो और असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं, लेकिन 8 आवर्स वीक से ज़्यादा नहीं होता था, कम ही होता था, हमें एक आध सब्जेक्ट दे दिया जाता था, तो हमारी साथ साथ टीचिंग भी चलती रहती थी और हमारी रिसर्च भी चलती रहती थी। ओके, तो मुझे जेआरएफ भी मिली, फिर मेरा 2 साल बाद प्रमोशन हुआ, उसमें कमेटी बैठती है और वाइस चांसलर की तरफ से एक लेटर इशू होता है कि ये एक तरीके से अवार्ड लेटर की इनको जो है प्रमोशन हो गया, इनका जेआरएफ से इनकी एसआरएफ हो गई और ये सीनियर रिसर्च फेलो हो गए। ओके, तो मैं सीनियर रिसर्च फेलो रहा हूँ, जूनियर रिसर्च फेलो भी रहा हूँ, तो मेरा ये खुद का अनुभव है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग लेटर बनता है, ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं फिर वो सारी रिपोर्ट जो है वो यूजीसी जाती है, यूजीसी जाके सबमिट बाय हैंड करनी पड़ती है, आपने ज्वाइनिंग जो भी करा, ठीक है, वो सारे एनेक्स्चर दे रखे होते हैं जेआरएफ के, वो भर के आपको यूजीसी जाके जमा करने होते हैं, वो आप जमा करिए। उसके बाद जो है आप वो जाके आपको वहां से वो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, वो वहाँ दोबारा आप यूनिवर्सिटी में जो है जमा करेंगे उसको, और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आपका जो है भी अकाउंट जो भी आपका खुलेगा, अकाउंट डिटेल्स जाएंगी, वो सब चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी के पीएफएमएस सिस्टम में अपडेट होंगी और फिर आपको यूजीसी से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरी प्रोसेस रहती है जेआरएफ की, एसआरएफ की और पीएचडी की। ओके, तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। थैंक यू।